डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी यानी साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल में हमने पढ़ा था कि द एटम इज टाइनी एंड डेंस. It has positively charged core called a nucleus, and the whole mass of the atom is concentrated in it. Electrons are revolving around the nucleus. Dear students, अगर आप इस मॉडल पर गौर करें तो इस पे मैंने दिखाया है कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं किसी एटम पर, तो एक जब तक वो एक खास एम्पैक्ट पैरामीटर यानी खास रेंज में नहीं होते तब तक वो सीधे गुजर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक खास इम्पैक्ट पैरामीटर की रेंज में आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होते हैं। और जब ऐसा केस हो कि अल्फा पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन करे न्यूक्लियस के साथ, तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस मैंने दिखाया है उसको मैंने आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये आर नॉट कितना हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि न्यूक्लियस का साइज कितना हो सकता है। तो ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टू न्यूक्लियस, it reaches a point where it comes to rest temporarily and is reflected back through 180 degrees. That is exactly the definition of distance of closest approach, which is R naught. होता कुछ यूं है कि जैसे ही क्लोजेस्ट अप्रोच की रेंज में अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के साथ आ जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड हो जाता है। बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम फिर ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE2E ओवर R नॉट। ZE का मतलब है कि एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे Z लिखा गया है, और E चार्ज, तो ZE। और चूंकि हम अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कर रहे हैं एटम पर, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है वो होता है 2E। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि R नॉट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² और 1/2 mv²। अब अगर हम खास तौर पर गोल्ड का जिक्र करें जिसका Z79 है और चार्ज हमारे पास 1.6 एंड 10⁻⁻19 कूलम होता है, अल्फा पार्टिकल्स का मास 6.65 एंड 10⁻⁻27 kg, और अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक के जो कि कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 1/9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यूज तमाम की तमाम गोल्ड एलिमेंट के लिए, गोल्ड एटम के लिए हम पुट करें तो हमारे पास आर की वैल्यू बनती है 2.73 × 10⁻⁻14 मीटर। जिसका मतलब ये हुआ कि आर नॉट की वैल्यू जो है वो ये है, जहां से हम ये गैस करते हैं कि न्यूक्लियस का साइज किसी हद तक इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो जिस हद तक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं उसको अगर हम सामने रखें तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज R नॉट से छोटा होना चाहिए। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की हैं, जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपने कुलीग्स के साथ हमें न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और मेथड जो कि रदरफोर्ड और उसके कुलीग्स ने बताया वो भी बताता चलूँ। वो ये कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द एटम, यानी जितना मास किसी एटम का बड़ा होगा
उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू ए। वॉल्यूम, क्योंकि हम यहाँ पर एटम को एक स्फीयर के तौर पर लेते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम वी, कैपिटल वी को रिप्लेस कर रहे हैं इससे प्रोपोर्शनल टू ए। ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r⁻³ प्रोपोर्शनल टू ए, जिसको फर्दर r प्रोपोर्शनल a पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो हमारे पास हम लिख सकते हैं r इज इक्वल r0 a पावर 1/3। r0 एक कांस्टेंट के तौर पर है जिसकी वैल्यू 1.2 एंड 10⁻⁻15 मीटर है। यहाँ पर जितना एटम का ए नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें होंगे, उस हिसाब से उसका रेडियस हम डिफाइन करें। अगर हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो उसका ए नंबर 1 है, तो सिंपली उसका रेडियस जो है वो यही बनेगा। और इसी तरह से हीलियम 2 है, तो उस हिसाब से उसका आर बनेगा, एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी की डेफिनेशन बनती है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ द न्यूक्लियस हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि वन ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियन मल्टीप्लाई विद द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा m इंटू ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास r इक्वल है r0 इंटू ए पावर 1/3। तो हमारे पास बन जाएगा 4/3 पाई r0 इंटू ए 1/3 होल क्यूब। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो मास ऑफ द न्यूक्लियन बनता है 1.67 एंड 10⁻⁻27 kg ए डिवाइड बाय 4/3 पाई r0 की वैल्यू ये है, वो हम पुट कर देंगे और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट जो समझने का है वो ये कि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियस पे कितना चार्ज हो सकता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल चार्ज ऑन z प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ऑन a माइनस z न्यूट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी z इंटू चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन क्या होते हैं जी, प्लस ई। तो ये हो जाएगा z इंटू प्लस ई प्लस a माइनस z विच इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटू, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इस तरह से हम टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस फाइंड कर लेंगे और वो बनेगा टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इक्वल z e।